पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो चल रहे हैं एक पांव पर, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आपके लिए बच्चों मैं पूरे मनोयोग से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लगातार क्लासेज हो रही है हमारी, 5वें अध्याय तक पहुँच गए, आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आप भी उसी मनोयोग से और ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं। आपको प्रेरणा देने के लिए ये मैंने 4 लाइनें कही, शायद आपको प्रेरणा मिले और आप पूरे मनोयोग से अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ें। आपका यही कर्तव्य है कि आप पढ़ाई करें। चलिए, वाइब्रेंट फिजिक्स बाय आशुतोष गुप्ता चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। क्लास 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा रनिंग है और आज हम 8वीं क्लास लेने जा रहे हैं। इससे पिछली क्लास में हमने सेलों के बारे में सीखा। सेल में हमने 3 चीज़ों की मुख्य रूप से चर्चा करी कि सेल में एक तो विद्युत वाहक बल है। क्या है? जब सेल खुले परिपथ में हो, यानी सेल से कोई धारा न ली जा रही हो, तो उसकी टर्मिनल वोल्टता को या उसके टर्मिनल के बीच के विभवांतर को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। और दूसरी टर्म हमने सीखी आंतरिक प्रतिरोध, जो विद्युत अपघट्य पदार्थ द्वारा धारा के मार्ग में अवरोध था, उसे हमने आंतरिक प्रतिरोध कहा था। और तीसरा था टर्मिनल वोल्टता या विभवांतर। ये क्या था कि जब सेल बंद परिपथ में हो, यानी धारा ली जा रही हो, तो फिर उसके जो सिरों का वोल्टेज है उसे हम टर्मिनल वोल्टता नाम देते हैं। आज हम ये सीखेंगे कि सेलों को यदि जोड़ा जाए तो उनकी तुल्य विद्युत वाहक बल पर क्या परिवर्तन होगा, यानी जोड़ने पर तुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, और तीसरी चीज है तुल्य धारा कितनी होगी। ये आज हम इस क्लास में सीखेंगे। अब चूंकि संयोजन हम 2 तरह के सीख चुके हैं, संधारित्रों का संयोजन और प्रतिरोधों का संयोजन, और दोनों में हमने सीखा कि संयोजन 2 प्रकार से होते हैं, श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन। और इसमें भी वही है, आज हम पहली जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है श्रेणी संयोजन। अब श्रेणी संयोजन किस प्रकार से करते हैं? तो एक सेल है जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है, दूसरा सेल है उसका भी पॉजिटिव है उसका भी नेगेटिव है। तो एक सेल के पॉजिटिव को दूसरे सेल के नेगेटिव से जोड़ना होता है, यानी विपरीत ध्रुवता वाले टर्मिनलों को जब हम जोड़ते हैं तो ये श्रेणी संयोजन कहलाता है। और सेल को दर्शाना हमने कल सीखा, जिसमें हम सेल का विद्युत वाहक बल अलग दर्शाते हैं और आंतरिक प्रतिरोध अलग दर्शाते हैं। तो किस तरह से इसको दर्शाया जाएगा? देखिए कि मैं मान लेता हूं कि ये 2 सेल, ये सेल है, पहला सेल बाहर निकल रही है, ये पहला सेल है जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल और उसका ये आंतरिक प्रतिरोध। बच्चों अब मैं इसके विद्युत वाहक बल को E1 मान लूं, आंतरिक प्रतिरोध को 1 मान लूं, और ये है पहला सेल। क्या दूसरे सेल में भी वही बात है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल, और इसका भी एक आंतरिक प्रतिरोध है जो मैंने बनाया, जिसका मान R2 रखा और विद्युत वाहक बल E2 रखा। ये दूसरा सेल। ये संयोजन श्रेणी संयोजन है। कैसे? कि पहले सेल का ऋणात्मक दूसरे सेल का धनात्मक टर्मिनल परस्पर संयोजित है। बच्चों अब इस प्रकार इस परिपथ, इसे हम लोग परिपथ में जोड़ेंगे तो धारा हमें किसी युक्ति में लेनी होगी, और युक्ति का मतलब है मैं एक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध लगा देता हूं कैपिटल R। श्रेणी संयोजन में हमने ये सीखा है कि श्रेणी संयोजन में धारा समान विभवांतर असमान होता है। तो मैं मान लेता हूं कि इसके यहाँ से धारा जो प्रवाहित हो रही है और यहाँ से हो रही है वो धारा कैपिटल I है, और इसकी टर्मिनल वोल्टता V1 है और इसकी टर्मिनल वोल्टता V2 है। और V को कैसे लिखते हैं? V बराबर होता है E - I R, और वो अलग अलग सेल के लिए हम
लागू करें। चले तो मैं लिखूं माना दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 व E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 है तथा टर्मिनल वोल्टेज V1 व V2 तथा प्रवाहित धारा I है। हमें परिणामी या परिणामी को हम बोलेंगे तुल्य, परिणामी अर्थात तुल्य विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध पूरा लिखते हैं वे धारा ज्ञात करनी है। ये हमारा उद्देश्य, ये हमें दिया गया है और ये हमारा उद्देश्य है। अब हम जानते हैं प्रथम सेल के लिए क्या लिख सकते हैं। हम जानते हैं प्रथम सेल के लिए टर्मिनल वोल्टेज को हम कैसे लिख सकते हैं, V बराबर E माइनस आई आर, ये फॉर्मूला है। अब प्रथम सेल के लिए V1 है, E1 है और R1 है और धारा वही I1 है। इसी प्रकार द्वितीय सेल के लिए क्या लिख सकते हैं, V2 बराबर E2 माइनस आई R2। क्लियर है। परंतु यहां थोड़ा विचार करें कि ये दोनों शाखाएं परस्पर समांतर क्रम में, और इसलिए मैं कहूं इन दोनों बिंदुओं को लेकर मैं बात करूं तो इन दोनों बिंदुओं के बीच जितना वोल्टेज इधर होगा उतना ही वोल्टेज इधर होगा। यानी प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर आएगा वो इस शाखा के यानी V1 प्लस V2 के योग के बराबर होगा। तो मैं लिखूं कि बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के सिरों पर विभवांतर जो आएगा V बराबर V1 प्लस V2 और यहाँ जो V होगा वो मैं रखूंगा बाद में और बता दूं ओम के नियम से, क्योंकि चालक तार है उसके सिरों पर वोल्टेज आएगा ओम के नियम का पालन करेगा। V बराबर I R। तो मैं यहाँ मान कर दूं तो ये बनेगा, यहाँ इधर आ जाते हैं बच्चों, मान रखने पर V बराबर V1 and V1 means this E1 minus I R1 plus V2 का मतलब V2 minus I R2, और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस E2 और इन दोनों में माइनस I कॉमन ले लूं तो माइनस I R1 प्लस R2। अब आप थोड़ा विचार करें कि किसी सेल को दर्शाने के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला है V बराबर E माइनस आई आर, जहां पर ये विद्युत वाहक बल बनेगा, ये आंतरिक प्रतिरोध बनेगा। तो इस फॉर्मूले को आप देखें और ये फॉर्मूला ये दे रहा है V बराबर E माइनस आई आर, यानी ये टोटल तुल्य विद्युत वाहक बल है और ये तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। अब मैं फिर ऐसे कल्पना करूं कि इन दोनों सेलों को हटा दूं और दोनों सेलों को हटा के एक सेल लगाऊं। एक सेल कैसा लगाऊं कि मुझे धारा वही धारा मिले। तो वो धारा तब मिलेगी जब आप वोल्टेज वही है तो हमें ये E1 प्लस E2 विद्युत वाहक बल और R1 प्लस R2 आंतरिक प्रतिरोध का सेल लेना पड़ेगा।
शॉर्ट में कहूँ तो यहाँ E1 प्लस E2 जो है तुल्य विद्युत वाहक बल है और R1 प्लस R2 यानी आंतरिक प्रतिरोध का योग तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है। अतः हम इसको लिख सकते हैं V बराबर E तुल्य माइनस I R2। ये उसी फॉर्म में समीकरण आ गया। इसका मतलब ये दोनों सेलों के परिणामी अगर कोई एक सेल बनेगा तो उसका विद्युत वाहक बल और उसका आंतरिक प्रतिरोध। आप सीखे कि यदि श्रेणी क्रम में सेलों को संयोजित किया जाए तो क्या होगा कि उनका तुल्य विद्युत वाहक बल पृथक पृथक सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर और आंतरिक प्रतिरोध भी योग के बराबर होगा। तो मैं यहाँ लिख दूं, स्पष्ट है बच्चों, स्पष्ट है, पहली बात स्पष्ट हुई है, स्पष्ट है कि श्रेणी संयोजन में तुल्य विद्युत वाहक बल पृथक पृथक सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के तुल्य होता है, योग के तुल्य होता है तथा ये पहली बात है, क्लियर। और दूसरी बात क्या होगी कि तुल्य आंतरिक प्रतिरोध पृथक पृथक सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों के योग के तुल्य होता है। अब अगर हम इस डेरिवेशन को यहां से आगे बढ़ाएं तो मैं इसको समीकरण नंबर 1 दे और इसमें V की वैल्यू जो है ओम के नीचे रख दूं तो मैं क्या प्राप्त करूंगा, पुनः समीकरण 1 से V की वैल्यू मैं रख रहा हूं ओम का नियम V बराबर IR, क्योंकि प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर है और ये बन गई आपके, इसी को लेते हैं तो E1 माइनस IR1 और E2 माइनस IR2, ये रही नंबर 1 समीकरण। ऊपर वाले ले एक बार और I वाले सारे एकदम नियम तो मुझे यहाँ धारा निकालने में मदद मिलेगी। तो IR प्लस IR1 प्लस IR2 बराबर E1 प्लस E2 और इसमें I कॉमन है तो ये हुआ I बराबर R प्लस R1 प्लस R2 बराबर E1 प्लस E2। बच्चों I की वैल्यू निकालूं तो नुकसान कर दूं तो I बराबर E1 प्लस E2 कॉमन R प्लस R1 प्लस R2 और यहाँ आप जानते हैं E1 प्लस E2 क्या है, तो यहाँ E1 प्लस E2 है E तुल्य कॉमन R प्लस R1 प्लस R2 क्या है, R तुल्य। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये धारा प्रवाहित हो तो धारा प्रवाह में सेलों के विद्युत वाहक बलों का जो टोटल आ रहा है वो उपयोग आ रहा है और आंतरिक प्रतिरोध का भी टोटल है जो उपयोग आ रहा है। इतनी धारा प्रवाहित हो। अच्छा यह है परिपथ से प्रवाहित धारा का व्यंजक है। नीचे शायद न दिख रहा हो तो आप लिख दे व्यंजक है, आप नोट कर ले, मैं बोर्ड को साफ करके आगे व्यंजक। अब थोड़ा
आगे बढ़ के हम और समझने की कोशिश करें इसको। हमारा उद्देश्य यहाँ सिर्फ इतना था कि हम ये समझे तुल्य विद्युत वाहक बल कितना। तो तुल्य विद्युत वाहक बल कितना आया, जब पहला अपना काम क्लियर हो गया E1 + E2। दूसरा तुल्य आवेश प्रतिरोध कितना था वो भी हमने ज्ञात कर लिया। तीसरा धारा कितनी थी, तो वो ये नहीं धारा, इस लाइन को नीचे लिख दें। तो ये धारा हमने ज्ञात कर लिया। अब एक चीज और हम समझने की कोशिश करें कि यदि n सेल जुड़े हो तो n सेल श्रेणी संयोजन में हो, श्रेणी संयोजन में हो तो E तुल्य क्या बनेगा, सिंपल है E1 + E2 + En, और R तुल्य क्या बनेगा, R1 + R2 + Rn। ये तुल्य विद्युत वाहक बल। और यदि सभी सेल समान हो, यदि सभी सेल समान हो, एक जैसे हो, एक जैसे होने का मतलब क्या कि E1 = E2 = सभी के आंतरिक प्रतिरोध बराबर है। किसके बराबर है, मान लो एक वैल्यू दी है और R1 = आंतरिक प्रतिरोध भी बराबर हो गए, समान है ना। किसके बराबर है, तो मैंने उसको नाम R दिया। तो तुल्य विद्युत वाहक बल क्या बनेगा, अतः E तुल्य बनेगा बच्चों E + ऐसे तो लिखोगे E1 E2 की वैल्यू कितनी बार लिखोगे, n बार, तो इसको लिख देंगे n × E। और R तुल्य क्या बनेगा, है ना, R1 + R2 + R3 है, सबकी जगह क्या रखोगे R, तो R + R + R कितनी बार, n बार, तो ये हो गया nr। तथा धारा कितनी मिलेगी, तथा धारा, तो I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू है E तुल्य R + R तुल्य। तो धारा की वैल्यू बनेगी बच्चों I = E तुल्य। E तुल्य का मतलब है Ne, R कैपिटल प्लस स्मॉल r तुल्य यानी है × R। और इस प्रकार I क्या बना, जो I बना है E/R/N + R। ये कैसे हुआ, तो ये ऐसे हुआ कि n का मैंने अंश में भी भाग लगाया, हर में भी भाग लगाया। अंश और हर में एक ही क्रिया की जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें n का भाग लगाने से ये कट गया, और हर में भाग लगाया तो इसमें भी लगाया आ गया, और इसमें भाग लगाया तो n कट गया। और यहाँ आप थोड़ा सा विचार करें, क्या विचार करें कि यदि मैं सेलों की संख्या को बढ़ाता जाऊं, n बढ़ाता जाऊं, तो धारा क्या बढ़ेगी, विद्युत वाहक बल तो बढ़ेगा, टोटल आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन मुद्दा है कि धारा बढ़ेगी कि नहीं, तो धारा पर विचार करें। तो जब हम सेलों की संख्या को बढ़ाएंगे, n को बढ़ाएंगे बच्चों, तो ये पद कम होगा, n बढ़ाएंगे या r में भाग लगाना तो कम होगा, और ये कम होगा पद, यानी ये अंश कम होगा, ये पद पूरा कम हो रहा है, और ये कम हो रहा है तो धारा बढ़ रही है। और स्पष्ट है कि सेलों की संख्या बढ़ाए जाने पर धारा के मान में वृद्धि होगी। तो यहाँ लिखते हैं आप, स्पष्ट है कि सेलों की संख्या बढ़ाए जाने पर, मैं बोल रहा हूं आप लिख दें, बढ़ाए जाने पर धारा के मान में वृद्धि होती है। आप नोट करें, चलते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक है समांतर संयोजन। श्रेणी की जगह किया जाएगा समांतर संयोजन। और समांतर संयोजन शुरू करें उससे पहले आप याद कर लें कि समांतर संयोजन होता क्या है, समांतर संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। तो जिस प्रकार हमने श्रेणी संयोजन में बात करी कि श्रेणी संयोजन में विपरीत ध्रुवता वाले सेल परस्पर जुड़े होते हैं, तो यहां हम कहेंगे समान ध्रुवता वाले सिरे परस्पर जुड़े होते हैं।
लाइट चली गई है तो भी हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो दूसरा है समांतर संयोजन। इसमें हम समान ध्रुवता के उनको जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से मैं चित्र ले रहा हूं। ये दो सेल ले लेता हूं। तो पहला सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E1 है और आंतरिक प्रतिरोध R1 है, और इसी प्रकार दूसरे सेल का जो है विद्युत वाहक बल E2 और आंतरिक प्रतिरोध R2 है। बच्चों अब समांतर संयोजन में है क्योंकि तो इनकी टर्मिनल वोल्टता समान होगा, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर आएगा वो समान होगा, चाहे इस शाखा से आ रहा है चाहे इस शाखा से। और फाइनली मैंने इसको एक बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया, बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया और बाह्य प्रतिरोध मान लो मैं कैपिटल R है। तो यहाँ वोल्टेज तीनों में समान रहेगा। तो मैं लिखूं कि माना दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 व E2, आंतरिक प्रतिरोध पूरा लिख दिया R1 व R2 है, परस्पर समांतर क्रम में संयोजित है। इस संयोजन को इसे एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ा गया है, माना सेलों से प्रवाहित धारा I1 व I2 है। करना हमें ये है कि हम वही तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध और प्रवाहित धारा ज्ञात करें, टारगेट में। तो मैं लिखूं हमें तुल्य विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध व धारा ज्ञात करनी है। लिख लें आप, धारा ज्ञात करनी है। अब यहां से मैं मान लिया कि धारा बह रही है I1, यहां बह रही है धारा I2, और ये धारा जब निकल के आएगी तो इस शाखा में जो धारा बनेगी वो I दोनों का योग होगी। सिंपल है, I1 प्लस I2 होगी, और इसके सिरों पर विभवांतर आएगा IR। I is this I1 plus I and R। तो मैं लूं कि प्रथम सेल के लिए प्रथम सेल से प्रवाहित धारा हमें ज्ञात करनी है, लेकिन हम ऐसे नहीं निकाल सकते। हमें या तो आप याद रखो, प्रथम सेल से हमें पता है क्या है, V बराबर E माइनस IR, और V जो है V है सभी के सिरों पर विभवांतर समान है, इसलिए V मान लिया है। E1 है, I1 है और R1 है, यानी आंतरिक प्रतिरोध R1 है। और मैं यहाँ पर धारा निकाल लेता हूँ। तो मैं धारा का कैसे ज्ञात करूंगा, I1 R1 इधर लाया तो E1 माइनस V इधर ले गया, और R1 का मैंने पक्षांतर कर दिया, तो ये आ गया R1। तो इस तरह से मुझे धारा मिल गई। हमने कहा डेरिवेशन हम उस पद को लेकर आगे बढ़ाते हैं जो असमान संयोजन है। इसी प्रकार द्वितीय सेल के लिए अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, इसी प्रकार I2 बराबर E2 माइनस V अपॉन R2।
धारा है। चलिए लाइट आ गई है, थोड़ी राहत होगी, थोड़ा अंधेरा भी कम होगा बच्चों। परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं, परंतु I बराबर यहाँ क्या है, I1 प्लस I2 है, और मैं मान रखूँ I के, तो I1 जो बनेगा इस E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस I2 है E2 माइनस V अपॉन R2। ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, और अब मैं इसको इस तरह से व्यवस्थित करूंगा कि मुझे वही फॉर्म मिल जाए, ये V बराबर E माइनस I R। कैसे मिलेगा देखते हैं। तो मैं इसको I बराबर ऐसे लिख रहा हूँ, I बराबर E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। बच्चों मुझे V अलग करना है, ध्यान रखना, तो मैं इधर V अलग कर देता हूँ। तो ये बन गया I बराबर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ये तो अलग कर लिए E वाले पद, और माइनस V कॉमन है बाकी वाले दोनों में, तो बन गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब यहाँ एलसीएम भी ले सकता हूँ, तो I बराबर E1 अपॉन R1 प्लस, सॉरी एलसीएम लेना ना, तो एलसीएम ले पहले, ध्यान रखें, ओके। तो ये एलसीएम आया इसका R1 R2, तो E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V, यहाँ भी आपका एलसीएम है R1 R2 बच्चों, तो ये बन गया R2 प्लस R1। ये एलसीएम ले लिया। अब V को कर लो, I को कर दे, इस रूप में मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आएगा बच्चों V इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 बराबर वॉट इधर है, I इधर जाएगा, तो ये हो गया E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 R1 इंटू R2 एंड माइनस I, माइनस ये I इधर। अब मुझे तो केवल V चाहिए ताकि मैं पता कर सकूं V बराबर E माइनस I R कितना टोटल, तो मैं इसका पक्षांतरण कर देता हूँ। तो इधर आएगा ये V बराबर, अब देखें कौन, ये इसके नीचे आएगा और इसके नीचे भी आएगा। तो पहले इसके नीचे देखें, इसके नीचे आएगा, ये पद नीचे आ जाएगा और ये पद ऊपर चला जाएगा ना, R1 R2 वाले ये पद कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I, और अब इसका पक्षांतरण करूँ तो कोई बात नहीं, सिंपल है, पलट जाएगा। तो ये हो गया R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब मुझे ये फॉर्म दिख रही है कैसे, V इक्वल टू E माइनस I R, और ये जो पद आ रहा है ये तुल्य विद्युत वाहक बल का है, और इसी तरह से ये पद तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का है। तो मैं लिखूं यहाँ V बराबर E तुल्य, पहले E तुल्य क्या है वो तो बताओ, तो फिर यहाँ E तुल्य बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 तथा R तुल्य बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 है बच्चों। इसे हम चेंज करके भी लिख सकते हैं, अतः मैं बात बता दूंगा, अतः V बराबर E तुल्य माइनस I R। इसकी जगह मैंने E तुल्य लिख दिया और इसकी जगह R तुल्य लिख दिया, तो ये जो है समीकरण यहाँ प्राप्त हो गई।
और इसलिए हमने दो चीजें ज्ञात करी। हमारा टारगेट था तीन चीजें पता करने का और वो हमने पता कर लिया। पहला था हमने लिखा यहाँ तुल्य विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, दूसरा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है और तीसरा धारा ज्ञात करनी है। उनमें से दो चीजें हम ज्ञात कर चुके। अब बारी आएगी तीसरी धारा की, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको इसके अनुपात में भी लिख सकते हैं। तो मैं लिखूं यहाँ E तुल्य बाई R तुल्य ऐसे लिखा जा सकता है E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस डॉट 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 ऐसे लिख सकते हैं यदि ये शेयर हो। और R तुल्य को कैसे लिख सकते हैं 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉटेड 1/R। ये तो फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है। समांतर संयोजन में व्युत्क्रम करके जब जोड़ते हैं तो इसी तरह से आता है और इसका अनुपात हम इस तरह से दिखा सकते हैं ताकि अधिक सेल हो तो हम किस तरह से व्यवहार करें। ये तो दो सेलों का व्यवहार समझ में आ रहा है, अगर अधिक सेल हो तो किस तरह से व्यवहार करें वो हम समझ सकते हैं। अब तीसरा हमारा टारगेट रह गया है कि हम धारा कैसे प्राप्त करें। तो मैं यहाँ पर जो ये समीकरण 1 है इसको लेके अब आगे बढ़ने वाला हूँ। आप जब तक वो 10 से हम वो साथ करें तो अब मैं धारा ज्ञात करूं और समीकरण 1 को लेके आगे बढ़ूं। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है V बराबर E तुल्य माइनस IR तुल्य। ठीक है, तो ओम के नियम से यहाँ ओम का नियम लगा दो आप। ओम नियम, ओम के नियम से V बराबर क्या रख सकते हो IR। अभी बताया था दोनों धारा लेके आई इसके सिरों पर V विभवांतर उत्पन्न करेगी। तो IR बराबर E तुल्य माइनस IR तुल्य और इसका अपक्षांतर कर दो तो IR प्लस IR तुल्य बराबर E तुल्य और I कॉमन है तो I कॉमन बन गया, रह क्या गया R प्लस R तुल्य बराबर E तुल्य और I बराबर E तुल्य कोण R प्लस R तुल्य। ये तुल्य धारा या टोटल धारा यहाँ प्राप्त हो जो प्रतिरोध में से होकर प्रवाहित हो। बच्चों अब एक बात और मुझे स्पष्ट करनी है कि यदि सभी सेल समान हो तो क्या होगा। यदि सभी सेल समान हो, समान होने का मतलब क्या कि E1 बराबर E2 बराबर डॉट 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 बराबर क्या E, नाम दे देता हूँ E, और R1 बराबर R2 बराबर डॉट 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 नाम दे देता हूँ उसको R। तो तुल्य विद्युत वाहक बल किस प्रकार से व्यवहार करेगा ये आप यहाँ रख के भी देख सकते हैं। तो पहले इसको देखने से पहले ये देखना पड़ेगा R तुल्य निकलेगा, लेकिन आप यहीं पे विचार कर रहे हैं तो यहीं पे विचार करेंगे तो देखो क्या बनेगा। मैं शॉर्ट में विचार करके आपको दिखा दूं और डायरेक्ट आप इसको ले लें। तो E तुल्य बराबर क्या है ER प्लस ER प्लस R नहीं कौन R प्लस R, क्योंकि सब समान है। ER कितना हो गया 2ER अपॉन 2R, 2 से 2 R से R में क्या आ गया E। इसका मतलब तुल्य विद्युत वाहक बल बदल नहीं रहा है।
समांतर संयोजन में विभवांतर समान रहता है, लेकिन शैलों में जो विद्युत वाहक बल है वो भी समान बना रहता है। और इसी प्रकार अगर इस पर देखें आर तुल्य पर, तो आर तुल्य क्या बन रहा है, आर आर अपॉन आर प्लस आर यानी 2r कट गया, कितना है r/2 है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि तुल्य विद्युत वाहक बल तो E के समान ही रहेगा, लेकिन R तुल्य जो है r/2 हो जाएगा। यानी अगर सेल n है, n सेल जुड़े हैं तो r/n हो जाएगा। यदि सभी n सेल n मान लें n सेल हो तो ये होगा। और फिर उस स्थिति में धारा क्या होगी, धारा क्या होगी, I बराबर E तुल्य E रख दिया एंड r/n। और फिर गौर से देखें कि जैसे जैसे हम सेलों की संख्या बढ़ाते जाएंगे ये पद कम होता जाएगा और धारा बढ़ती जाएगी। इसका मतलब समांतर संयोजन में भी धारा में वृद्धि होती है। तो यहाँ आप फिर लिखते हैं, स्पष्ट है धारा बढ़ती। बच्चों ये था आज का टॉपिक, आज की क्लास, जिसमें हमने सीखा सेलों का संयोजन। और सेलों के संयोजन में दो टॉपिक हमने सीखे, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। आज की क्लास इतनी ही। अब इस चैप्टर के अंदर दो टॉपिक और शेष हैं, विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति तथा आंकिक प्रश्न भी शेष है। लेकिन मैंने ये नोट किया है कि जब मैं आंकिक प्रश्न वाली क्लास का वीडियो देता हूँ तो उसे बच्चे कम पसंद करते हैं, उसे बिल्कुल ही नहीं देखते, कम लोग देखते हैं, जबकि उतना ही इम्पोर्टेंट है। 56 नंबर का पेपर 11 नंबर के न्यूमेरिकल 11.55 यानी 20% ऑफ द टोटल सिलेबस जो है वो न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करता है। इसलिए आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व करें। अपने बोर्ड में भौतिक विज्ञान अनंत है, विस्तार अनंत है, परंतु जो हमारे राजस्थान बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो तो उस बोर्ड के अंदर लिमिटेड क्वेश्चन दिए और उन्हीं में से घूम फिर के पूछते हैं, जिसमें 15 के लगभग एग्जाम्पल्स होते हैं और 15 के लगभग क्वेश्चन होते हैं। तो एक चैप्टर में हमें लगभग 30 न्यूमेरिकल मिलते हैं। तो आसान है ना, फिक्स है, इससे बाहर का ही नहीं है। इसलिए मेहनत करें तो कुछ भी असंभव नहीं है। हर टारगेट को अचीव किया जा सकता है। लेकिन अभी जैसा मैंने शुरू में किसी की पंक्तियां थी वो सुनाई कि दूसरा भी साथ दे तो और बात है। इसलिए मेहनत करते रहें, लगन से पढ़ाई करते रहें। आज इतना ही। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।